ठीक है, आपका पहला सेशन है ये विच इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ओके, ठीक है। अब लास्ट टाइम आपने कुछ सेशंस किए थे जावा के, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो जावा वाला नॉलेज है वो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देने वाला है, ठीक है या नहीं, है ना। तो इसमें जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, दो तरीके से हमें लैंग्वेज को सीखना है, इसको सी लैंग्वेज को। इसमें अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वही बेसिक सा अप्रोच है कि यहाँ पे भी आप क्या बनाने वाले हो, प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम का बेसिक नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है कि अ प्रोग्राम इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है या नहीं। अब आप जनरली सी में जब काम करोगे तो आप दो तरीके की एप्लीकेशन सी में बनाने वाले हो। वही कि शुरू में सारी जो इंटरफेस होगी आपकी वो क्या रहेगी, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और बाद में फिर आप किस मोड में जा सकते हो, GUI मोड में। क्लियर। तो हमें धीरे धीरे CUI से लेटर ऑन GUI पे स्विच करना है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। तो अब इसमें है क्या कि किसी भी लैंग्वेज में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले हमें अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। We have to install a particular development environment on our system, ठीक है ही नहीं। तो मैं जो हाईली रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पे, मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूं आपको, टर्बो C++। तो हम दो तरीके से काम करने वाले हैं। एक तो हम यूज करेंगे टर्बो C++ को, जो कि बेसिकली क्या है, एक IDE। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे एक्लिप्स, इंटेलिजे वगैरह यूज कर रहे हो आप, तो इस IDE को इस्तेमाल करेंगे। प्लस हम यहाँ पे जैसे हमने जावा में शुरू में किया, तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, एक कमांड लाइन कंपाइलर, ठीक है ही नहीं। जैसे जावा में जो कंपाइलर यूज कर रहे थे आप, उसका नाम क्या था, जवैक। तो बेसिकली बिन फोल्डर के अंदर वो एक टूल था, javac.exe, इट इज योर डेवलपमेंट टूल। ऐसे यहां पर आपको एक कंपाइलर मिलेगा जिसका नाम क्या है, TCC, टर्बो C कंपाइलर। तो इसको हम मैनुअली इस्तेमाल करने वाला है। तो लगभग एक हफ्ते के बाद हम इसे देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। जावा में हमने क्या करा कि कमांड लाइन कंपाइलेशन से स्टार्ट करा और बाद में हम एक्लिप्स जैसे एक IDE को इस्तेमाल करने लगे थे, है ना। यहां पर मैं स्टार्ट IDE से कर रहा हूं। क्लियर। तो हल्का सा अगर IDE की बात करें तो वही ये सीधे सीधे एक चीज बोलता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये अपने आप में बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्या किए हुए, इंटीग्रेट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स आपको मिलने वाले हैं तो उनके कुछ नाम हैं यहाँ पे। जैसे कि ये कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपके क्या है, डेवलपमेंट टूल्स हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर। एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, कंपाइलर। एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, असेंबलर। एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, लोडर। एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, लिंकर। एक कंपोनेंट है जिसका नाम है आपका लाइब्रेरियन। ये एक खास टूल है लाइब्रेरियन, ये मे बी आप पहली बार सुन रहे हो, लाइब्रेरियन जैसा कोई टूल। तो ये बेसिकली आपको मदद देगा इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन लिब फाइल्स, इट मींस योर ओन लाइब्रेरीज इन सी, ठीक है नहीं, वहां पर ये आपको मदद देगा। ऐसी कुछ यहां पर आपके फाइल की टाइम स्टैम्प को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ टूल्स हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत टूल है यहाँ पे जिसका नाम क्या है, टच, ठीक है, इसे आप इस्तेमाल करोगे। एक बहुत ही दमदार यहाँ पे टूल है जिसका नाम है मेक। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं C++ ओरिएंटेड वे में, ठीक है, नहीं प्रोजेक्ट पे जो आपके जनरली C या C++ में डेवलप किए जा रहे हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या है, मेक। तो ये सभी टूल आपके एक तरीके से क्लब कर दिए गए हैं या आपस में ग्रुप कर दिए गए हैं, और ये आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में इस IDE में अवेलेबल है, ठीक है नहीं, है ना। तो इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, और इंटरनली इनकी जब जिस मोमेंट पे जरूरत पड़ेगी तब इनकी इन्वॉल्वमेंट बैकग्राउंड में होती रहती है,
ठीक है। अब इसी वजह से आईडी के अंदर बच्चा कम सीखता है। अगर आपको वाकई लैंग्वेज को मास्टर करना है तो आपको इन टूल्स को इंडिविजुअली यूज करना आना चाहिए। तो ये सारे टूल्स भी जब आप प्रोडक्ट को इंस्टॉल करोगे टर्बोसी को तो आपको मिल जाएंगे। और हमारा अप्रोच यहाँ पे यही होगा कि इन टूल्स को इंडिविजुअली वन बाय वन हम यूज करके देखें। क्लियर है ना? और ये हमें करना है, इसीलिए मैंने ये सारे लिखे हैं। ठीक है। अब मे भी आप मेरे ख्याल से एग्री करें कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, इसकी आपके मेक टूल की, तो ये मेक टूल मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार देख रहे हैं। कभी आपने .make फाइल्स क्रिएट करी सी में? नहीं करी मेरे ख्याल से, है ना? तो ये एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? और बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करते हैं सी में डेवलपमेंट स्टार्ट करने की, तो पहले हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स होने चाहिए। तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं या आप कहीं से भी एक किट है, एक सेटअप है टर्बोसी का, वो किसी तरीके से आप अरेंज करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल उसकी आपको EXE मिलेगी, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन से होता क्या है, ये दीपक बच्चे क्या करता है, मेरे लिए इंस्टॉलेशन के मोमेंट पे बाय डिफॉल्ट मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं सेशन के अंदर। ठीक है। सी ड्राइव में अपने आप एक फोल्डर क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा, टर्बो सी, दैट इज टर्बो सी TC। ठीक है। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये पूरा आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। अगर आप हल्का सा इसका व्यू बढ़ा देते हैं, व्यू बाय एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, तो ये देखिए BGI, BIN, क्लास लिब। ठीक है। थोड़ा सा साइज इसका कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है आइकन्स का। व्यू बाय मीडियम आइकन्स ही ठीक था। ठीक है। तो यहां पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने नितिन सारी चीजों को अरेंज किया हुआ है। तो जो पहला फोल्डर है यहाँ पे उसका नाम क्या है, BGI। तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट BGI? व्हाट इज BGI? व्हाट डू यू मीन बाय BGI? BGI is the first folder located inside your turbo C directory. Clear? Yes, sir. तो what is BGI? अगर आप नहीं जानते आप मना कर सकते हैं, there is no issue. No, sir. नहीं? No, sir. है ना? ये एक्चुअली जो टर्बो सी हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट है एक कंपनी का जिसका नाम क्या है, बॉरलैंड इंटरनेशनल। तो ये B यहीं से आता है, बॉरलैंड। G का यहाँ पे मतलब है ग्राफिकल और I का यहाँ पे मतलब है इंटरफेस। तो ये एक खास फोल्डर है सौरभ, BGI, बॉरलैंड ग्राफिकल इंटरफेस। इस फोल्डर को हम पूरे कोर्स में सबसे एंड में इस्तेमाल करेंगे जब हम सी के थ्रू गेम प्रोग्रामिंग या अपना चेस बोर्ड डेवलप करना है हमें, या सुडोकू सुना होगा आपने, ऐसा कुछ भी डेवलप करना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्राफिक्स की। तो एक ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो जरूरत पड़ने वाली है किसकी, ग्राफिक्स के ड्राइवर फाइल की। ठीक है। प्लस आपने मान लीजिए कोई गेम बनाया है तो आप चाहते हैं कि वहां पे बड़े बेहतरीन फॉन्ट हों उसके, तो आपको फिर जरूरत पड़ेगी उन फाइल्स की जो किसको मैनेज करेंगी, फॉन्ट्स को। ठीक है नहीं? तो ये जो फोल्डर हमारा, ये BGI फोल्डर, ये कंटेन करेगा आपके लिए क्या, कुछ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल ग्राफिक्स ड्राइवर्स, उनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। कुछ फाइल्स होंगी इसमें जो आपको मैनेज करने में मदद देगी किसको, फॉन्ट को। तो ये जो फॉन्ट वाली फाइल होती हैं, इनका जो एक्सटेंशन होता है वो ये होता है .chr। ठीक है ये नहीं? या एक बार इसको देख लेते हैं हम कि .chr है क्या ये। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं BGI, तो ये देख रहे हैं आप .chr दिख रहा है आपको। ज्यादातर आपको .bgi दिख रहा होगा यहाँ पे, .bgi। फिर ये देखिए नीचे बहुत सारा क्या आ रहा है, chr। तो वापस अगर हम अपना व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो .chr का जो मीनिंग हो जाता है बच्चों, chr का मीनिंग हो जाता है, ये एक नया एक्सटेंशन आया आपके लिए पहले ही 15 मिनट में, एक नया एक्सटेंशन से फेमिलियर हुए आप, .chr। तो chr का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, ये बेसिकली ये होती है कैरेक्टर स्ट्रोक्ड फाइल्स। ये आपको मदद देंगी किस चीज को मैनेज करने में, ग्राफिक्स के अंदर फॉन्ट को। ठीक है।
बाकी वहां पे बहुत सारी फाइल्स हैं जिनका एक्सटेंशन क्या चल रहा है, डॉट बीजीआई। तो ये सारी आपकी अलग अलग डिफरेंट कंपनीज ने आपको क्या प्रोवाइड करे हुए हैं, ड्राइवर फाइल्स हैं। मे भी कोई आईबीएम का ड्राइवर हो सकता है। आप अगर वहां पे जाके देखते हो उस चीज को, ये देखिए IBM 8514, ये IBM ने दे रखा है, ठीक है। EGA VGA, एनहेंस्ड ग्राफिकल एडेप्टर, विजुअल ग्राफिकल एरे, यस, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। ये नहीं, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इसको भी, एक जाइंट आईटी प्लेयर है ये भी, ठीक है। ये नहीं, IBM अब क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा फिर लेक्चर में टाइम अलग से बता दूंगा मैं ये चीजें आपको, ठीक है। सेशन के बाद बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो ये चीजों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे फिलहाल आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं लिख दूंगा मैं ये चीज कि बीजीआई क्या था, बॉल एंड ग्राफिकल इंटरफेस। तो इसमें हमारी वो फाइल्स पड़ी हुई जिनकी मदद से हमने क्या करना है, सारा का सारा ग्राफिकल वाला पोर्शन हैंडल करना है। अब इसके बाद आप बाहर आ जाओ, तो एक बार अगर आप ऊपर से देखो तो इसके बाद एक फोल्डर है बिन, फिर है क्लास लिब, फिर है डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, इंक्लूड, LIB और कुछ और फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये बिन आपका मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते वक्त। अगर आपने जावा में जब काम किया तो वहां पे भी आपने एनकाउंटर करा था क्या, बिन फोल्डर। द मीनिंग ऑफ बिन इज बाइनरी। तो ये सारे आपके डेवलपमेंट टूल्स कंटेन करने वाला है। जावा में भी कंपाइलर आपका कहां लोकेटेड था फिजिकली, इनसाइड योर बिन फोल्डर। सी में भी आपकी आईडी और सारे टूल्स कहां पर हैं, बिन के अंदर। अगर आप माई सिक्वल पे काम करें आपने, तो माई सिक्वल क्या है, एक RDBMS है, और उस बिल्कुल एक RDBMS है। और ऐसा भी नहीं कह सकते आपकी कंसोल बेस्ड है, जरूरी नहीं कि कंसोल से ही मैनेज हो। इसके लिए माई सिक्वल वर्कबेंच जैसी एप्लीकेशंस हैं GUI बेस्ड, जिनकी मदद से आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी C++ में लिखा गया है। अब उसको भी जब आप इंस्टॉल करते हो तो वहां पर भी आपको एक बिन नाम का फोल्डर मिलता है। तो सारे टूल्स कहां पर हैं, बिन में। तो वो नॉर्मल टेंडेंसी यहां पे भी देखने को मिलेगी हमें। अच्छा, तो अब यहां पे अगर मैं वाकई इसमें डेवलपमेंट की बात करूं, तो मान लो दीपक ने बोला सर ये इतने सारे फोल्डर हैं, आप मुझे बस इतना बता दो, मैं C में प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दो इतना कि इसमें सबसे जरूरी फोल्डर कौन से हैं जिनके बिना बात हो ही नहीं सकती डेवलपमेंट की, और कौन से वो फोल्डर हैं जिनको एक बार हम इग्नोर भी कर दें इनिशियली तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बेसिक डेवलपमेंट के अंदर। इतना ठीक है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं नाम आपके, अगर आप बात करो किसकी, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, तो यहां पर आपका ये जो बिन फोल्डर है, एक फोल्डर क्या आपका यहां पे बिन, और उसके अलावा बेटा यहां पर एक फोल्डर है LIB। मस्ट देयर एग्जिस्टेंस रियली मैटर्स because your bin folder contains the ID if you are using ID, and if you are not using any ID then you have to use other command line options, जैसे कि command line compiler आपका, तो सारे टूल्स आपके यहीं पड़े हुए हैं। तो भैया इस फोल्डर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। क्लियर। तो एक डेवलपर को ये लोकेशन बहुत ही जरूरी होता है। अब जब आप C का प्रोग्राम बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्शन होगा, तो पूरी लाइब्रेरी जो C की है वो किस फोल्डर में मिलेगी आपको, LIB। इसलिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप बाकी फोल्डर्स को परमानेंटली सिस्टम से डिलीट कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आप बाकी फोल्डर्स डिलीट कर दोगे तो आपने BGI भी डिलीट कर दिया इसका मतलब, तो फिर उससे वो इंपॉर्टेंट तब है अगर आप ग्राफिकल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको BGI चाहिए, वरना इनिशियली भी उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना ठीक है। तो सारे टूल्स कहां पड़े हुए हैं, मैंने क्या बोला, बिन में। तो एक बार अगर हम ऊपर से देखें इस बिन फोल्डर को, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स ये दिख रही हैं। क्यों ये फाइल्स बनी है इस पे आगे डिस्कस करेंगे हम कोर्स के अंदर। बाकी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर एक टूल पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये एक फाइल है tc.exe, ये आपका ID है, और इसी ID के लिए एक शॉर्टकट बना हुआ है TC7, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे इस ही ID के लिए एक शॉर्टकट इसने
डेस्कटॉप पे ये देखिए इस तरीके से क्रिएट कर दिया। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लॉन्च कर देगा और वहां पर आप सी में काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है ना। अच्छा, वापस अगर हम उस लोकेशन पे जाएं तो सौरभ बेटा यहां पर टर्बो सी के अंदर, अभिषेक गौर कीजिएगा इस फोल्डर बिन में कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे tc.exe एक फाइल था। इतना मैं क्लियर कर देता हूं, इंडिविजुअली द फाइल tc.exe इज नॉट अ कंपाइलर, इट इज अ कंप्लीट टूल। ये कंप्लीट आईडी है, ये सब कुछ संजोए हुए अपने आप में, हर चीज इंक्लूडेड किया हुआ है इसमें। ठीक है, ये नहीं है ना। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल टूल्स की, तो ये देखिए यहां पे एक फाइल है tcc.exe, इट इज योर टर्बो सी कंपाइलर, कमांड लाइन कंपाइलर। ऐसी बच्चों यहां पर एक फाइल है tlib.exe, tlib, इट इज योर टर्बो लाइब्रेरियन। क्लियर? ठीक है। ऐसे यहां पे देखिए tlink, इट इज योर लिंकर। टच, ये वही टच बेस्ड कुछ ऑपरेशंस करने में मदद देगा आपको। ऐसे यहां पे मैंने बोला था मेक, तो अगर आप यहां कहीं ये देखिए make.exe है ना, तो ये सब आपके टूल्स पड़े हुए हैं। तो क्या इनका बिहेवियर होगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, और बाकी यहां पे देखिए एक फोल्डर ये भी है, सेशन के शुरू में ही बोल देता हूं मैंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया कि बिन और लिब बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर एक फोल्डर है इंक्लूड। तो ज्यादातर जो सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो उनको ये लगता है कि भैया सी में एक कॉन्सेप्ट है किसका, हेडर फाइल का, बिना उसके दाल नहीं करने वाली। तो वो बहुत ही गलत ट्रैक पर सीख रहे हैं चीजों को। वो ये समझे बैठे हैं कि हेडर फाइल के अंदर डेफिनेशंस होती हैं किसकी, फंक्शंस की। तो वो सब गलत सीख रहे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं, चाहे इन कैंपस सीख रहे हैं, चाहे ऑफ कैंपस सीख रहे हैं, सारा गलत चल रहा है मामला। चाहे वो यूट्यूब पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार शोकेस कर देता हूँ आपको। ये जो इंक्लूड फोल्डर है, इसमें देखिए जितने भी फाइल्स हैं सभी का एक्सटेंशन क्या है, .h। तो ये हेडर फाइल्स हैं, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इनिशियली। कब रिक्वायरमेंट होगी, कब नहीं होगी, ये आगे आप कोर्स में देखोगे। ठीक है, तो ये हल्का सा आपका एक तरीके से ओवरव्यू था किसका, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। तो लॉन्च करें, पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। तो पहला प्रोग्राम बनाने से पहले मैं एक बेस दे देता हूं आप लोगों को। बेस कुछ इस तरीके से है कि किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे, तो प्रोग्राम बनाने का मतलब यह है कि यू आर अबाउट टू क्रिएट अ सोर्स फाइल। और जावा पढ़ाते हुए मैंने आपको बोला था कि सोर्स फाइल को ही हम क्या कह देते हैं, कंपाइलेशन व्हाट यूनिट। एक तरीके का हम क्या डेवलप कर रहे हैं, कंपाइलेशन यूनिट। और इस कंपाइलेशन यूनिट को हम हैंडओवर करेंगे जनरली किसको, कंपाइलर को। इतना ठीक है ना। तो हम सोर्स फाइल को सौरभ कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो सपोज अभिषेक हमने अपनी फाइल को नाम दे दिया प्रोग्राम 1, देन डॉट, और उसके बाद जो चीज आती है वो होती है एक्सटेंशन। तो आप लोगों ने जावा पे काम किया था लास्ट टाइम, अपने कर रहे हैं आप, अभी काम चल रहा है आपका इंटर्नशिप जावा वाला। तो वहां पर एक्सटेंशन क्या रखा है अपने फाइल का, डॉट जावा। अब सी में क्या एक्सटेंशन हो जाएगा, डॉट सी। ठीक है, सी प्लस प्लस में क्या एक्सटेंशन हो जाएगा, डॉट सीपीपी। ठीक है, और अगर हम इसी टेक्नोलॉजी की बात करें सी की, तो यहां पर हमें कुछ फाइल्स और देखने को मिलेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, वो फाइल्स कुछ इस तरीके से हैं। मान लीजिए p1.h, तो ये .h का मतलब है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ हेडर फाइल। और ये आप सीखोगे वाकई हेडर फाइल क्या होती है, ये आप तब सीखोगे जब आप खुद की क्या बनाओगे, हेडर फाइल। तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली एक हेडर फाइल का यूज क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या ये एक्चुअली कंटेन करती है, क्या एक गाइडलाइन है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्टैंडर्ड है जो एक हेडर फाइल को क्रिएट करते वक्त मेंटेन करने जरूरी है। ठीक है, तो अपनी खुद की हेडर फाइल्स बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, जब एक सही मोमेंट आएगा कोर्स के अंदर। ऐसे आप यहां पे देखोगे सौरभ कुछ फाइल्स जिनका एक्सटेंशन क्या है, डॉट आई। व्हाट डू मीन बाय आई, अभिषेक, नितिन, इंटीजर। अगर ये होता p1.c तो तब आप क्या कहते, कैरेक्टर नहीं, है ना।
तो इंटीजर नहीं, या आप ये बोल देते हैं कि भैया एक्चुअली वी बिलोंग्स टू इंडिया, तो मे बी आई स्टैंड फॉर इंडिया, है ना। बहुत बढ़िया, आप जावा पढ़ रहे हैं, ये फील आ रहा है, तो आपने वहां पर देखा इंटरफेस, तो आपने क्या बोल दिया, इंटरफेस। और अभी अभी अभिषेक पिछले हफ्ते इंडोनेशिया घूम के आए, तो ये आई को क्या बता देंगे, इंडोनेशिया। तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये आई मीन्स इंटरप्रेटेड भी नहीं है, ये आपने थोड़ा सा टेक्निकल वे में सोचा, इंटरप्रेटेड, कि मैं भी यहां पर इंटरप्रेटर हो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर नहीं है, सेम है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फाइल है, तो मे बी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, ठीक है, सी का। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट फाइल, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंटरमीडिएट फाइल, व्हाट एक्चुअली एन इंटरमीडिएट फाइल कंटेन्स, कौन बनाता है, कब बनता है, क्या रोल है। तो इंटरमीडिएट फाइल आज आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। नहीं, एक नई चीज होगी, बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है, कब बनता है, क्यों बनता है, आप देखोगे। ऐसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सौरभ p1.asm। तो asm से आपको एक लैंग्वेज है असेंबली फाइल, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा p1.obj, इसको बोलोगे आप क्या, ऑब्जेक्ट फाइल, क्लियर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आप लोग क्योंकि जावा के डोमेन से हैं, तो आप इस ऑब्जेक्ट को आप वो ऑब्जेक्ट मत समझ लेना जिसे जावा में क्रिएट किया जाता है हीप पे, या किसी कांस्टेंट पूल में, या इनहेरिट किया जाता है, वो मत समझना, ठीक है। इसमें नहीं होती ऑब्जेक्ट जैसे कोई चीज, नहीं 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 नहीं, ये ओप्स नहीं है, ये आपका पूरा पूरा फंक्शनल है। जब हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज को, टेक्नोलॉजी को, तो हम ये बोलेंगे ये कैसी है, फंक्शन ओरिएंटेड। आप फंक्शन बना दो, आपके सारे काम हो जाएंगे, फंक्शन बेस्ड, ठीक है। नहीं, अब जब हम जावा वाले डोमेन पे काम कर रहे थे, तो वहां पे कैसे चल रही थी चीजें, पी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो फिर क्लास जो कि वो एग्जिबिट करेगी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप पूरे कोर्स के अंदर ये .h, .i, .obj, .asm इस तरीके की नई नई फाइल्स देखोगे, क्लियर। तो अब अगर मुझे इसमें काम करना है, तो कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी कि मैं शुरू में एक सोर्स फाइल बनाऊंगा, जिसका एक्सटेंशन मैं क्या रखूंगा, .c, और यही मेरा कोड चलेगा। और फिर उस कोड को मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है, टेस्ट करना है, फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए हैंड ओवर करना है आगे। तो सी में जब हम काम करते हैं, तो सी को कहा जाता है कि सी कैसी लैंग्वेज है, फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज। और पूरे कोर्स में हम बहुत ज्यादा डील किसको करने वाले हैं, फंक्शन को। इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। फंक्शन ही है जो मेजर रोल प्ले करने वाला है डेवलपमेंट के अंदर, कौन सी लैंग्वेज में, सी में। तो फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा की तरह, आपको लोअर केस अपर केस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, इतना ठीक है, ये नहीं है ना। तो चलो इसका पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे आईडी पे जा रहा हूँ प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। मे भी कोई एरर आए, कोई इश्यू आए, आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हो कि ये लिखना चाहिए था या नहीं लिखा, या क्यों नहीं लिखा। आप बीच में किसी भी मोमेंट पे ब्लॉक कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो हम आईडी लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अच्छा, हमने इतना क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि जो एक्सटेंशन सी की फाइल्स का होगा वो हमेशा क्या रहेगा, .c। और C++ का क्या होता है, .cpp। तो आप बहुत गौर से देखना थोड़ा सा स्क्रीन को। मैं जैसे इसे लॉन्च करता हूं टर्बो सी को, ये देखिए, तो ये आपका पूरा आईडी आ गया। इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल। तो यहाँ पे मुझे फिर अपना नया एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, तो वो मैंने इस तरीके से कर दिया है। आपका क्या कहता है, ऑल्ट F, न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू, ठीक है। तो ये मेरे को एक स्क्रीन मिल गई है। अब इसमें नीचे एक सेक्शन है जो थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको जूम कर सकते हैं। तो इस विंडो को जूम करने के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज F5। तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दोगे, F5, क्लियर। आपने F5 दबा दिया, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो एक एक चीज पे गौर करना आप। यहां पर बाय डिफॉल्ट एक फाइल नेम ये सजेस्ट कर रहा है, लेके चल रहा है, और वो फाइल नेम दिख रहा है स्क्रीन के मिडिल पे,
नो नेम 00.cpp, नो नेम ओ नहीं है ये, दैट इज नो नेम 00.cpp, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो सॉफ्टवेयर है ये बात कर रहा है डेवलपमेंट की, सी में नहीं, C++ में। पहला पॉइंट इतना, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो एक रिस्ट्रिक्शन है जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जब कभी आप अपने C या C++ के प्रोग्राम्स को नाम दोगे तो जैसे वो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या दे रहा था, नो नेम 00.cpp, तो अगर आप ये एक्सटेंशन से पहले यहां गिनो तो ये 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। गिनो 8 ही है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लिमिटेशन है यहां पे कि कोई भी फाइल अगर आप क्रिएट करोगे तो मैक्सिमम लेंथ आइडेंटिफायर जो फाइल के लिए होगा वो 8 कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये डॉस की लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस कहां से आई हैं? डॉस बेस्ड लिमिटेशंस हैं। डॉस ये कहता है कि फाइल के लिए जब आप आइडेंटिफायर यूज करते हो तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने होंगे? 8 कैरेक्टर्स होंगे। और एक्सटेंशन की जब बात करते हो तो मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। और ये जो मैक्सिमम कैरेक्टर 3 होंगे, ये जो लेंथ है कि इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है एक्सटेंशन के लिए, ये बहुत जगह देखने को मिलता है अप्रोच। .cpp, .txt, .bmp बिटमैप जो आप पेंट वेंट में बनाते हो, .gif, .jpg, .doc, देखते हो ये नहीं? तो ये वहीं से ये लिमिटेशन चली आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए नितिन ने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, उसने बोला सर मान लीजिए मैं अपनी फाइल को ये नाम दे देता हूं, हैप्पी न्यू ईयर .c। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला हिस्सा 9 10 11 12, आपकी 4 कैरेक्टर फालतू है। तो ये इसके लिए कोई एरर नहीं देगा आपको, वो इग्नोर कर देगा, वो उनको कंसीडर ही नहीं करेगा। बस फाइल का नाम कहां पे चल रहा होगा, खाली हैप्पी न्यू। क्लियर? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जनरली हम इतना लेंथी यहाँ पे नाम देने वाले नहीं है। 8 कैरेक्टर भी रखने होता है। आप 8 से ज्यादा अगर रखते हो तो वो बाकी कैरेक्टर्स को कंप्लीटली क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। अगर जैसे हमने एक हैप्पी न्यू ईयर बनाई है, दूसरी हैप्पी न्यू बना दी सर, हाँ, तो वो 2 फाइल नहीं बनेगी कभी भी, वो एक ही फाइल होगी। तब जो ऊपर न्यू ईयर वाली होगी हैप्पी न्यू वाली होगी। वो एक्चुअली क्या कर रहा होगा, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे ना ओवरराइड कर देना चाहिए उसको, जो भी लेटेस्ट फाइल होगी उसको लेके चलेगा वो। और नई वाली को लेके चलेगा। बिल्कुल क्लियर। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो चलिए आईडी को लॉन्च कर देते हैं एक बार। तो ये आपका आ गया है बाय डिफॉल्ट। इसमें एक्सटेंशन क्या चल रहा है? C++। तो वही है, आपके पास एक आइडिया हल्का सा जावा वाले बैकग्राउंड का है कि एग्जीक्यूशन के लिए हमें फंक्शन वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है ये नहीं है ना। और बिना फंक्शन के बात बनेगी नहीं। और जनरली वो फंक्शन क्या होता है हमारा? मेन फंक्शन। तो वही मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वॉइड, और क्या लिख दिया मैंने? मेन। इसी के अंदर होता है इसमें काम, जैसे वहाँ पब्लिक स्टैटिक तो बिल्कुल वही हमें देखना है कि जैसे जावा में पब्लिक स्टैटिक था यहाँ पे है या नहीं, ठीक है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।